अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। तो आज हम नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। और इसके अंदर हम मोशंस को, रेस्ट और मोशन के डिफरेंस को समझेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन को समझेंगे। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो उसके लिए हम चलते हैं और इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, क्या अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो उसका लर्निंग आउटकम कुछ इस तरह से होगा कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो वी विल बी एबल टू डिफाइन काइनेमेटिक्स। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन, यानी इसके दरमियान क्या डिफरेंस है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर रिलेटिव मोशन को डिफाइन करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फाइनली हम जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन को विद एग्जांपल्स समझेंगे। और इसी तरह से जो मेन टाइप्स हैं उनकी कुछ सब टाइप्स होंगी, तो वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा होंगी, पार्ट होंगी, उनको अपने अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स बेसिकली मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, जो कि हमने शुरू में डिफाइन किया था उसको फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को जनरली समझेंगे। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जर्नल फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं या मोशन आप सराउंडिंग में अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन सब की जो स्टडी होती है वो मैकेनिक्स कहलाती है। और मैकेनिक्स की दो टाइप्स हैं जो कि हमने पढ़नी है। एक टाइप काइनेमेटिक्स जो अभी आज हम डिफाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट दो चैप्टर्स हमारे इसकी सेकंड ब्रांच से रिलेटेड होंगे, विच इज कॉल्ड डायनेमिक्स। तो इसके जर्नल कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motions without any reference of external force or without any reference of causes of motion। यानी इसका ये मतलब है कि हम इसमें जो पढ़ेंगे कि मोशन परफॉर्म तो हो रहा है। अब आपकी सराउंडिंग के अंदर आप देखें, जैसे पंखा चल रहा है, गाड़ी, कार मूव कर रही है, फुटबॉल को बचा के लगा तो उसके बाद वो मूव कर रहा है, हमारी अर्थ स्पिन कर रही है, हमारी अर्थ ऑर्बिट कर रही है, सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, इंसेक्ट्स मूव कर रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, एरोप्लेन्स मूव कर रहे हैं। अब ये सारे मोशंस हैं और हर तरह के मोशंस हैं। और एक बच्चा झूले ले रहा है और सी सॉ पे वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो ये सारे बेसिकली मोशंस ही हैं। लेकिन इन मोशंस को ड्राइव करने वाली कौन सी वाली फोर्स है, यानी किस वजह से ये मूव कर रहे हैं। पंखा चल रहा है तो हमने स्विच ऑन किया तो पंखा चलना शुरू हो गया, तो इसके पीछे कौन सी ऐसी फोर्स है जिसने इसको मूव करवा दिया। और कार अगर मूव कर रही है रोड के ऊपर स्ट्रेट पाथ पे या मूव कर रही है, तो उसको चलाने वाली फोर्स कौन सी है। तो इस तरह से जितने भी हम मोशन ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स तो इन्वॉल्व होती होगी। लेकिन अब यहाँ पर हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना है कि कौन सा टाइप है। अगर ऑब्जेक्ट सीधे पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो फिर कौन सा मोशन होता है, अगर वो विदाउट रोटेटिंग मूव कर रहा है तो फिर कौन सा मोशन है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो फिर कौन सा मोशन है, अगर वो स्पिन कर रहा है तो फिर कौन सा मोशन है, और अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं तो फिर वो कौन सा वाला मोशन है। तो ये सारा बेसिकली हमने सिर्फ मोशन की टाइप्स को डिफाइन करना है कि वो मोशन ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है हो, लेकिन उसको मूव करवाने वाली कॉज क्या है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, इसको हमने डिस्क्राइब नहीं करना है। तो विदाउट एनी
रेफरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसकी टाइप को डिस्कस करते हैं स्पेस के अंदर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज कॉल्ड दैट ब्रांच ऑफ physics which deals with the motions or properties of the motion of the objects without any reference of external force is called kinematics। यानी kinematics के अंदर सिंपली हम ये कहेंगे कि मोशन को डिस्क्राइब तो करेंगे लेकिन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी उसको चलाने वाली फोर्स क्या है इससे भी हमारा ताल्लुक नहीं होगा। तो यहाँ तक तो डेफिनेशन थी काइनेमेटिक्स की। अब हम काइनेमेटिक्स से आगे बढ़ते हैं तो हम दो टाइप समझते हैं, दो डेफिनेशंस को फर्दर समझेंगे। एक व्हाट इज रेस्ट एंड सेकंड है व्हाट इज मोशन। अब हमने, जैसे मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अपनी जगह पे ठहरे हुए हैं या वो मूव कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे होते हैं। हमें ये देखना है कि रेस्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट होता है और मोशन में कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सिंपली पढ़ते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट को हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not changing its position with respect to the surroundings, यानी अपनी एक्चुअल पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है relative to the surrounding। अब सराउंडिंग जो है वो एवरीथिंग इन नेबरिंग और इन नेबरहुड, जिसके मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। जैसे आप क्लासरूम में होते हैं तो उसकी वॉल्स रूम की जो है वो सराउंडिंग है, और कि आप बाहर देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो मौजूद है आपको नजर आ रहा है वो सराउंडिंग है। तो एवरीथिंग इन द नेबरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी जिसके मोशन को या रेस्ट को डिफाइन करना चाह रहे होते हैं, समझना चाह रहे होते हैं, तो उसके नेबरिंग के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सराउंडिंग कहलाएंगी। तो इफ एन ऑब्जेक्ट does not changes its position with respect to the surrounding, then the object is said to be in state of rest। तो जैसे अब बुक लाइंग ऑन द टेबल है, एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और ये अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेबल, विद रिस्पेक्ट टू वॉल अपनी जगह पे ठहरी हुई है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव इसका, तो दिस मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये हम रेस्ट की स्टेट कहेंगे। जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है रिलेटेड टू द सराउंडिंग्स, इसमें था डज नॉट और इसमें और डज है, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिंदा फ्लाई कर रहा है, टाइम के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इनिशियली वो इस पोजीशन पे था, कुछ टाइम के बाद वो इस पोजीशन पे पहुंच गया, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उस पोजीशन पे पहुंच गया। तो अब ये अगर हम इस वाली पोजीशन को हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां से इसने उड़ना शुरू किया, तो उसके लिहाज से इसका डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी डिस्टेंस को और डायरेक्शन को with respect to a fixed point, तो then this is called change in position। यानी चेंज इन पोजीशन जो होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक खास एक फिक्स पोजीशन के लिहाज से अपने डिस्टेंस और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वो पोजीशन में चेंज लेके आ रहा होता है। जबकि इसके मुकाबले में हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा कि जब टाइम जीरो है तब भी वो किसी जगह पर है, तब टाइम ज्यादा हुआ तो तब भी वो किस जगह पे है, तब उससे भी ज्यादा टाइम हुआ तो तब भी वो अपनी जगह पे है। तो ये सराउंडिंग के लिहाज से टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगी। जबकि ये जो बर्ड है ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर सेकंड के बाद इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग चेंज कर रहे होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दी फिक्स पोजीशन, फिक्स पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। तो सिंपली हम जनरलाइज फॉर्म में कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और इफ द ऑब्जेक्ट changes its position with respect to the surroundings then it will be in the state of motion। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एक थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट्स कॉल्ड द रिलेटिव मोशन।
रिलेटिव मोशन को पहले आपने देखना है कि व्हाट इज द रिलेटिव मोशन, उसको डिफाइन कैसे कहेंगे कि मोशन एक दूसरे से रिलेटिव किस तरह से होते हैं। जैसा कि लेट्स सपोज के क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हो, तो वो एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हो, यानी मून से ऑब्जर्व करे, तो मून के लिहाज से तो हमारी अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, और भी बहुत सारे मोशंस परफॉर्म कर रही है। तो उस ऑब्जर्वर जो कि मून से हमें देख रहा है, उसके लिहाज से हम स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से हम स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब डेफिनेशन को समझने से पहले, तो लेट्स सपोज ये एक बस है जो कि मूव कर रही है, जिसके अंदर लेट्स सपोज के पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, और ये ड्राइवर मूव कर रहा है। अब ये ड्राइवर मूव कर रहा है, दोनों पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं, पूरी बस मूव कर रही है। अब ये मूव करने की जो बात मैं कर रहा हूँ, ये असल में विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑब्जर्वर जो कि रोड पर मौजूद है, यानी एक साइड पे ठहरा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो उसके लिहाज से ये सारी की सारी बस और इसके अंदर जो कुछ भी जितने भी पर्सन या ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से हम देखें, तो वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे, उनके दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के लिहाज से चेंज नहीं हो रही। जिधर एक मूव कर रहा है उधर दूसरा मूव कर रहा है, जिधर जितना डिस्टेंस इनिशियल था उनके दरमियान में, वही का वही रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पर रिलेटिविटी, मोशन की रिलेटिविटी आ जाती है। रिलेटिव यानी एक दूसरे से रिलेटेड करके हम देख रहे होते हैं। सो व्हेन द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स relative to each other या with respect to each other is called a relative motion। तो relative motion जो है असल में हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे सराउंडिंग के अंदर, स्पेस के अंदर relative motion हमेशा इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम एक ही जगह पर मौजूद हैं, जैसे एक रूम के अंदर हम सारे बच्चे क्लास फेलोज आप बैठे हुए हैं, तो उस वक्त आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वो वाली पोजीशन, वो वाली जगह जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन है हमारी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से या कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिहाज से भी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, वो स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। जैसे मैंने आपको अर्थ की एग्जांपल दी, घूमने की एग्जांपल दी। तो ये है बेसिकली जर्नल कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का। सो हम जो मोशन रिलेटिव मोशन को डिफाइन करते हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, यानी आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपके लिहाज से जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, तो उसके लिहाज से हम मूव कर सक रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से हम बेस्ट पे भी होंगे। तो मोशन विद रिस्पेक्ट टू दी टू ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव टू टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ये अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिहाज से अपने मोशन को ऑब्जर्व करें, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो नॉर्मली हमारे कैलकुलेशंस करते हैं, नॉर्मली तो वो हम रिलेटिव मोशन का ही सहारा ले रहे होते हैं, या उसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक रिलेटिव मोशन, सराउंडिंग्स, रेस्ट, मोशन की हमने बेसिक डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया। अब हम आगे चलेंगे इनकी टाइप से, टाइप्स पे चलेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस मोशन। तो बेसिक जो टाइप्स हैं, जो कि हम कैटेगराइज करते हैं, साइंटिस्ट इसको कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स को डिवाइड करते हैं, वो असल में बेसिकली तीन हैं। फिर उसकी बाकी उसकी फर्दर टाइप्स हैं। तो थ्री फंडामेंटल टाइप्स के अंदर जो सबसे पहला मोशन आता है, दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये बहुत सिंपल वे में इसको हम डिफाइन करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a line in such a way that its each particle or its every particle moving along the same path without a rotation, और अगर वो मूव नहीं कर रहा है, जैसे हम एक बॉल को थ्रो करते हैं यहाँ से, तो वो बॉल है वो हर जगह पे
उसके ऊपर हम लेट्स उसके 3 डॉट्स ड्रॉ कर दें। अब ये तीनों डॉट्स जो है ये विदाउट रोटेशन, यानी ये रोटेशन के बगैर अगर सिर्फ सीधा मूव कर रहे हैं, यानी अब सीधा का मतलब है कि सारे एक ही तरह का डिस्टेंस या एक ही तरह का मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। और ध्यान में रखना है कि दिस मोशन मे बी along a straight line, it may be along a curved line, यानी जिस तरह से हम एक बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बिल्कुल सीधी दूसरे फील्डर के पास या दूसरे ऑब्जेक्ट के पास नहीं पहुंचती, लेकिन अगर वो रोटेट नहीं कर रही है तो उसका मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन ही कहलाएगा। फुटबॉल को किक करते हैं जमीन के साथ साथ वो सीधा बिल्कुल स्लाइड होते हुए जा रहा है, रोल नहीं कर रहा है, सीधा स्लाइड होते हुए जा रहा है, तब उसका मोशन भी जो है वो ट्रांसलेटरी होगा। एक कार है, गाड़ी है, हम जाके एग्जाम्पल पढ़ेंगे भी, तो ये उसके व्हील्स ने उसका अपर पोर्शन एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है और उसके अंदर हर पार्टिकल उसका जो है वो एक ही तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। अब दूसरा मोशन आता है रोटेटरी मोशन, the spinning motion of an object about a fixed axis। यानी ये जो आपको दरम्यान में लाइन नजर आ रही है इसके अबाउट जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डेफिनेशन हम अभी पढ़ेंगे भी। ये बेसिकली एक ऐसी लाइन है जिसके अबाउट एक ऑब्जेक्ट स्पिन करता है, तो स्पिनिंग मोशन को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। और ये फिक्स एक्सिस उसकी बॉडी के अंदर ही लाई कर रहा होता है, जिस तरह से हमारी जमीन स्पिन कर रही है, अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, तो ये इसका रोटेटरी मोशन है। और इस तरह से पंखा घूम रहा है तो उसका जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन कहलाएगा। तो ऐसा मोशन जो कि स्पिनिंग फॉर्म के अंदर हो, स्पिन कर रहा हो ऑब्जेक्ट, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पिनिंग मोशन और रोटेटरी मोशन। अब थर्ड टाइप इसकी जो आती है वो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, the to and fro motion of an object about its axis। इसके हम सारी एग्जांपल्स को आगे जाके अभी हम समझेंगे। टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी पॉइंट्स के के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना, टुवर्ड्स राइट फिर वापस अपनी जगह पे आया, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर दोबारा लेफ्ट से अपनी जगह पे आए, तो ये इसी मोशन को अगर रिपीट करता जाए कोई ऑब्जेक्ट, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स को भी अभी हम आगे चल के डिटेल में देखते हैं इनकी एग्जांपल्स को। और सिंपल आपने इसमें डेफिनेशन विद एग्जांपल याद करनी होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, और सारी टाइप्स से लॉन्ग में भी आ जाती है। तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको समझाई थी, पहला वाला ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेट मोशन के लिए हमने किन बातों का ख्याल रखना है, वो जो डिटेल्स मैंने बताई थी जनरली हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन जब ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है कोई ऑब्जेक्ट, then every point of the body moves through the same distance in the same time interval without any rotation। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है कि if an object is performing a motion in such a way that every point of the body moves through the same distance and same time interval without rotation, ये condition है। तो then this type of motion is called rotating motion। That's उसके एक बॉक्स है, इनिशियली ये पॉइंट ए पर था और ये इसको हम पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, तो अब इसके अंदर जितने भी ये वाले डिफरेंट पोजीशंस के पार्टिकल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट एक लेवल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये सारे कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ पर मौजूद होगा, तो इसका डिस्टेंस और इस पार्टिकल का डिस्टेंस और थर्ड पार्टिकल का डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर होगा, यानी ये यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ना तो पार्टिकल रोटेट करते हुए अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, जबकि अलोंग दी सेम पाथ मूव कर रहे हैं सारे के सारे पार्टिकल्स, तो ये कंडीशन है कि सेम डिस्टेंस कवर होना चाहिए और विदाउट रोटेशन कवर होना चाहिए। अगर ऐसा मोशन परफॉर्म हो रहा है जिसको मैंने आपने शुरू में एग्जांपल दी थी कि आप बॉल थ्रो करते हैं
हालांकि वो इस तरह से मूव कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो ट्रांसलेटरी मोशन ही कहलाएगा। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था जो कि हम समझ के आए थे फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी। तो अब हम फर्दर इसकी एग्जांपल्स पे जाते हैं। तीनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको समझाई हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन की बेसिक डेफिनेशन के बाद इसकी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर का मतलब है लीनियर एग्जैक्टली अलोंग द स्ट्रेट लाइन। The motion of an object along a straight line is called a rectilinear motion। जैसा कि एक कार मूव कर रही है और किसी एक स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो अब इसके जो मोशन है, अपर बॉडी का मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। अगर आप एक बॉल को जस्ट ड्रॉप करते हैं, यानी आप एक हाइट पे ठहरे हुए हैं, एक पत्थर को आपने जस्ट ड्रॉप किया है, फेंका नहीं है किसी डायरेक्शन में, तो वो ड्यू टू द ग्रेविटी डाउनवर्ड बिल्कुल सीधा मूव करेगा, तो उसका मोशन भी रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। अब सेकंड टाइप है कर्वीलिनियर मोशन। अब कर्वीलिनियर मोशन इज दैट, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल भी आपको समझा चुका हूँ, कि ऐसा मोशन जो कि किसी कर्व पाथ के कर्व होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन पे ना हो, मुड़ रहा हो, जैसे आर्क लेंथ भी इसको हम कहते हैं, एक सर्कल का एक पार्ट बनता है ये वाला मोशन, तो दिस इज कॉल्ड कर्वीलिनियर। यानी ये एक ऐसा मोशन जो कि किसी कर्व पाथ के अलॉन्ग हो, और कर्व पाथ जो है वो पाथ मुड़ रहा होता है किसी एक खास पैटर्न पे, तो दैट टाइप इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। तो आप बॉल थ्रो करते हैं, इसकी एग्जांपल मैंने आपको जो समझाई, तो वो बिल्कुल आप सीधा स्ट्रेट नहीं फेंक रहे होते हैं, आपने दूर फेंकना है बॉल को, तो आप थोड़े एंगल पे फेंक रहे होते हैं। और अगर वो रोटेट नहीं कर रही है, घूम नहीं रही है, ये कंडीशन है, तो आप इसका मोशन जो है ये वाला एक कर्व पाथ के अलॉन्ग, यानी ये जो आपको येलो लाइन नजर आ रही है, ये कर्व पाथ कहलाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, इस तरह के पाथ को कवर करते हुए, विच इज द कर्व पाथ, दैट मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। सो दिस इज द एग्जांपल। फिर उसके बाद आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जैसे एक हनी बी मूव कर रही है, एक बटरफ्लाई मूव करती है, एक ड्रोन मूव कर सकता है, तो ये जिगजैग पाथ पे है, लेकिन तमाम पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट के एक ही तरह का मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जर्नली तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन ही है, लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं है, खास रेगुलर पैटर्न नहीं है पाथ का। तो इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जितनी मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये सारी रैंडम मोशन की है। तो ये तीन टाइप थी बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की। अब हम आगे चलते हैं फर्दर टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ द मोशन पे, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहली टाइप है, जैसा कि हमने पूरा स्पिनिंग का कॉन्सेप्ट समझा, तो रोटेशन और स्पिनिंग मोशन या सर्कुलर मोशन का आपने डिफरेंस समझना है। द मोशन about the motion of an object about a fixed axis, the spinning motion of an object is called, जैसा हम डेफिनेशन शुरू में पढ़ के आए हैं, ये रोटेटरी मोशन कहलाता है। रोटेशन हो रही है ऑब्जेक्ट की, स्पिनिंग हो रही है, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट ही मूव कर रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप। वो जो लट्टू घूम रहा होता है, स्पिनिंग टॉप होता है, वो घूमता है और इस तरह से मोशन परफॉर्म करता है कि वो एक एक्सिस पे घूम रहा है बार बार। ऐसा मोशन किसी ऑब्जेक्ट का इस तरह से घूमते हुए एक खास एक्सिस, एक लाइन होगी जिसके अबाउट वो बार बार घूम रहा होगा, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन is defined proper definition. This the motion of an object about its axis is called rotatory motion। जैसे पंखे का मोशन है, टॉप स्पिनिंग टॉप का जो मोशन होता है, हमारी अर्थ की स्पिनिंग है, ये सारी एग्जांपल हैं रोटेटरी मोशन की। नेक्स्ट फर्दर टाइप इसकी जो आती है मोशन की टाइप, दैट इज कॉल्ड, इसमें पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रोटेटरी मोशन बेसिकली एक तो स्पिनिंग मोशन है, रोटेटरी मोशन स्पिनर्स जैसा भी हमने समझा कि स्पिनर मूव कर रहे हैं, एक्सिस पे घूम रहे हैं, और इसमें जो मैकेनिक्स है, मैकेनिज्म है या तरीकाकार है, कि इसकी जो
लाइन जिसको हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा, ये वाली लाइन इसकी बॉडी के अंदर से पास कर रही होती है, इसके अंदर होगी तो ये स्पिनिंग मोशन कहलाएगा। लेकिन हमारी अर्थ ऑर्बिट कर रही है अराउंड द सन, तो अब ये खास डिस्टेंस पे है। अब ये भी बार बार एक तरह का ही चक्कर लगा रही है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी अपने बॉडी के अंदर नहीं है, ये कहीं इधर आएगा इस जगह पे, जो बिल्कुल सेंटर बनता है उस अर्थ का। तो ये वाला जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ एक्चुअली ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा इस मोशन के अंदर। तो ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस चेंज ना कर रहा हो एक खास पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और लेकिन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी बॉडी के अंदर लाए ना कर रहा हो, एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन की, कोई डिस्टेंस तो हर जगह पे एक जैसा है। सर्कुलर मोशन में जो रेडियस है उसके बराबर ही उसका डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का। तो ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है खास से, लेकिन कॉन्टिन्यूसली मूव करता जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने खास डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मोशन परफॉर्म कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। So the motion of an object about a circular path, yeah, on a circular path, or is called a circular motion. But actually, it's the orbital motion. तो ये बुनियादी फर्क है जो कि आपने समझना है स्पिनिंग एंड ऑर्बिटिंग के केस में। अर्थ के दोनों मोशंस ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के भी दोनों ही मोशंस होते हैं, यानी वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहे होते हैं और उसके साथ साथ वो एक सर्कल के ऊपर भी घूम रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आती है वाइब्रेटरी मोशन। इसकी हम बेसिक डेफिनेशन अभी पढ़ के आए हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which it moves to and fro about a fixed point, a mean position। तो ये एक पेंडुलम है, एक झूला है जिसमें एक बच्चा अगर वो मूव करता है टूवर्ड्स राइट, और फिर उसके बाद टूवर्ड दोबारा अपनी जगह पे वापस, और फिर उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन टूवर्ड्स लेफ्ट जाता है, फिर वापस अपनी जगह पे, और इस तरह से इस मोशन को कंटिन्यू करता है। तो दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन एक ऐसा मोशन जो कि आगे और पीछे हो रहा हो किसी एक खास पॉइंट के। तो दैट टाइप ऑफ मोशन in which object moves to and fro about a mean position is called vibratory motion। तो ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, ये एक पेंडुलम की, झूले की, और इस तरह से अगर हम एक स्प्रिंग को जो कि लूजली बाउंडेड स्प्रिंग को लूज हो, उसको हम एक सस्पेंड कर दें किसी एक फिक्स पोजीशन के साथ, और उसको पुल करके छोड़ दें, तो ये अपने मेन पोजीशन के अबाउट इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। तो इसका मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। और इसकी एक और एग्जांपल जो सी सॉ है, आपने लाजमी एक्सपीरियंस किया होगा कि उसमें आप अगर दो बच्चे बैठे हुए हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, तो वो दोनों मोशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं अप एंड डाउन। यानी अगर यहाँ पर एक बच्चा मौजूद है तो उसका जो मोशन है वो बेसिकली अप एंड डाउन मोशन है अबाउट अ मीन पोजीशन। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने एक फिक्स पोजीशन के वो टू एंड फ्रो मूव करता है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब इसमें जो जनरल कॉन्सेप्ट है ये आपने एक दफ़ा देख लेना है, और सारा हमने इसको तफसील से पढ़ा, ये जनरल कॉन्सेप्ट है इसका। और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब इस लेक्चर के एंड पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर, ये मैंने स्लाइड्स शो कर दी हैं, ये हमारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं जो कि एक दफ़ा देख लेने आपने जस्ट जनरली। और ये क्विक रिव्यू है जो कि हम सारी डेफिनेशंस पढ़ के आए हुए हैं, ये फाइनल डेफिनेशंस हैं इनकी, ये भी आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से स्टिल करके देख लेना है इसको। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कंप्लीट नोट्स फॉर्म में हो, तो हमने पूरी डिटेल में समझा इस लेक्चर में हर चीज़ को। तो प्रॉपर डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स
तो आपने ये वाले टॉपिक्स नोट कर लेने हैं, ये इसी ही तरतीब से हैं जिस तरह से हमारी बुक के अंदर हैं, और ये कंप्लीट नोट्स हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नोट डाउन कर लेते हैं और नोट डाउन करने के बाद इन्हीं एग्जांपल्स के साथ लिख देंगे तो ये हमारा एक्चुअली कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो इसके अंदर प्लस और माइनस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर जिन बच्चों के नोट्स कंप्लीट नहीं है, कॉपीज कंप्लीट नहीं है, तो आपने यहाँ से उसको नोट डाउन कर लेना है और लिखना कॉपी पे अपने अपने, तो वो प्रैक्टिस में आ जाता है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन। तो ये ज़्यादा थोड़ी सी डिटेल्स थी। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो आप बेसिकली एक बेस बन गई है, तो हम इसके लिहाज से चलेंगे तो बहुत आसानी से बाकी वाली चीज़ें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज all about the rest and motion.